जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और देखो, आर्मी की तरफ से बोला गया था कि 2024 से 25 में जो अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन होगा वो फरवरी के पहले सप्ताह से चालू हो जाएगा। और एक न्यूज के माध्यम से भी बताया गया था कि 8 फरवरी से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा, लेकिन 8 फरवरी से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू नहीं हुआ। तो इसको लेकर कुछ लोग परेशान हो चुके हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने का जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं और आज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी आप लोगों का अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू नहीं हुआ है ना, तो मेरे भाई जैसे पहले भी ऐसा हो चुका है 2023 में जब अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू होने वाला था ना, तो मतलब बोला गया था, जैसे मान लो 13 तारीख को बोला गया था तो 13 तारीख को ऑनलाइन चालू नहीं हुआ, 17 तारीख को ऑनलाइन चालू हुआ। तो इस तरह से मतलब होता है, ठीक है ना। मतलब जो डेट दिया जाता है वो टेंटेटिव शेड्यूल रहता है। जैसे मतलब उस डेट को आगे पीछे घटाया बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा घटाया बढ़ाया नहीं जाता है। मतलब 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, मतलब इस तरह से किया जा सकता है। तो इसको लेकर आप लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत जल्द अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो मतलब 2-3 दिन के अंदर में मतलब ऑनलाइन चालू हो जाएगा। आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। लगातार पढ़ाई करते रहो मेरे भाई। अगर आप लोगों को इंडियन आर्मी का पेपर पास करना है ना, तो लगातार आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 मार्च और 20 जून और 21 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 23 मार्च हो जाएगा, ठीक है ना। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता में कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता में कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष इज राइट आंसर। आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना। संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? बलबन ने, रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने और शाहजहां ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है ना। इल्तुतमिश इज राइट आंसर। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो इल्तुतमिश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2019 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो 2019 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी, मदर टेरेसा और VS नायपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2019 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर अभिजीत बनर्जी हो जाएगा। अभिजीत बनर्जी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग यहीं पर लिख लो। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अगर नहीं पूछेगा ना, तो वर्तमान में भारत के मतलब शिक्षा मंत्री पूछ सकता है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री पूछ सकता है। वर्तमान में कौन क्या है ये पूरा का पूरा आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। वैसे मेरे एप्लीकेशन में पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हो अच्छी बात है, और जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हो तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ और नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें साइन अप करके आईडी पासवर्ड बना लेना है। जितने लोग परचेज कर चुके हो ना, अच्छी बात है। अभी देखो एप्लीकेशन में जो टेस्ट सीरीज वाला है ना, उसमें मतलब जो भी जैसे कुछ साथी लोग कमेंट किए थे कि मतलब रैंक भी दिखना चाहिए कि मतलब कितना रैंक, जैसे कितने लड़कों में हम लोग टेस्ट दे रहे हैं तो हम लोग का इतना रैंक आ रहा है। तो वो सारी चीजें एक हफ्ता के अंदर में हो जाएंगी, ठीक है ना। एक हफ्ता के अंदर में मतलब जो कुछ भी आप लोग
लोग सोच रहे हो कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अभी उस पर काम चल रहा है, ठीक है ना। और जितने लोग परचेज कर चुके हो अच्छी बात है, जितने लोग परचेज नहीं किए हो तो आप लोग एप्लीकेशन में परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आने वाले समय में मतलब जैसे जितने लोग परचेज कर लिए हैं उन लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता चल गया है कि भाई एप्लीकेशन में जो कुछ भी डाला गया ना, इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, दूसरा कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकता है। बस एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बाहर ही पूछा जाएगा, बाकी जितना मेरे एप्लीकेशन में डाला गया है ना उसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो लोग अच्छे से एक नोटबुक बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप लोग देखना उन लोगों का पेपर निकलेगा। क्योंकि मैं खुद पेपर पास कर चुका हूं, मुझे पता है कि हाँ अग्निवीर के पेपर में चाहे जीडी का पेपर हो, चाहे ट्रेडमैन का पेपर हो, चाहे डब्ल्यूएमपी का पेपर हो, जो मतलब वोमेन मिलिट्री पुलिस होता है, तो इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है। तो वही सारा प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में डाला गया है, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग पढ़ाई करते रहना और वर्तमान में कौन क्या है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव, ये तो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, ठीक है ना। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है वर्तमान में भारत के। उसके बाद से खेल मंत्री पूछा गया है ना, तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है, ठीक है ना। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है। और शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। और रेल मंत्री कौन है, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या है, लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की कितनी संख्या है, 545, 550, 245 और 543 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 543 हो जाएगा, ठीक है ना। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543 इज राइट आंसर। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है और राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इराक की मुद्रा क्या है, रियाल, दिनार, क्याल और बाहत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इराक की मुद्रा क्या है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर दिनार हो जाएगा, दिनार इज राइट आंसर। इराक की मुद्रा क्या है, तो आपका दिनार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नेहरू कप किस खेल से संबंधित है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल है। तो नेहरू कप किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर आपका फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल इज राइट आंसर। और एग्रीकल्चर साठ का संबंध किस खेल से है, तो एग्रीकल्चर साठ का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है ना। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष का सबसे छोटा दिन है, वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है, 21 जून, 22 जून, 22 सितंबर और 22 दिसंबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 22 दिसंबर हो जाएगा। वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है, तो वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है, ठीक है ना। वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है। वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा दिन है, तो 22 दिसंबर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12, 2, 0 और 5 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। क्योंकि 2019 के पहले जैसे कुछ और बात था, 2019 के बाद का कुछ और बात है, तो काफी सारे लोग इस प्रश्न को लेकर कंफ्यूजन में पड़ेंगे, इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया हूँ, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है ये आप लोगों को बताना है और प्रेजेंट टाइम का बताना है, पुराना नहीं बताना है, ठीक है ना।
ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। बिंबिसार, महेंद्र, अशोक और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था। ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, तो अशोक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928, 1929, 1930 और 1931 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया। इसका राइट आंसर 1928 हो जाएगा। ठीक ना, साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 इज राइट आंसर। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नेफी यूरियो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नेफी यूरियो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेफी यूरियो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसका राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड इज राइट आंसर। नेफी यूरियो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो नागालैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1828, 1867, 1875 और 1897। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1897 हो जाएगा। 1897 इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं। भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं, लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर, बाम कैलोरीमीटर और थर्मोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं। इसका राइट आंसर बाम कैलोरीमीटर हो जाएगा। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि भोजन की ऊर्जा को किस यंत्र से मापते हैं, तो भोजन की ऊर्जा को बाम कैलोरीमीटर से मापते हैं। ठीक ना, भोजन की ऊर्जा को बाम कैलोरीमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन इज राइट आंसर। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है, तो प्रोटीन का घटक नाइट्रोजन है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका है। मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सी है, आरबीसी, शुक्राणु, न्यूरॉन और अंडाणु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका है। इसका राइट आंसर आपका शुक्राणु हो जाएगा। शुक्राणु इज राइट आंसर। मानव में सबसे छोटी जनन कोशिका शुक्राणु है। मानव में सबसे छोटी जनन कोशिका शुक्राणु है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है केंद्रीय द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा और केंद्रक द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, केंद्रक द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, केंद्रक द्वारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल और कैल्सीफेरोल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर विटामिन सी का पूछा गया है तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इससे विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है ना, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी विटामिन है वसा व जल दोनों में नहीं घुलती है। भाई ये तो मैं आप लोगों को 1-2 दिन पहले भी बताया था कि कौन सी ऐसी विटामिन है
जो वसा व जल दोनों में नहीं घुलती है। देखो विटामिन बी और सी जैसे जल में घुलने वाली विटामिन है, और वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलता है, तो वसा में के, ई और डी और ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये पूरा का पूरा वसा में घुलता है, और विटामिन बी और विटामिन सी ये पूरा का पूरा जल में घुलता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी विटामिन वसा व जल दोनों में नहीं घुलती है, कौन सी ऐसी विटामिन है जो वसा व जल दोनों में नहीं घुलती है, तो विटामिन B7 हो जाएगा। विटामिन B7 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस रोग को भारत से मुक्त घोषित कर दिया, तो निम्न में से किस रोग को भारत से मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका नारू रोग हो जाएगा। नारू रोग इज राइट आंसर। निम्न में से किस रोग को भारत से मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो नारू रोग को भारत से मुक्त घोषित कर दिया गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं। जो मानव का मस्तिष्क होता है, जो हम लोग का मस्तिष्क होता है, वो हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं। हम लोग का जो मस्तिष्क होता है वो हड्डियों के जैसे हड्डियों से बने एक ढांचे में रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक ना। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि मस्तिष्क मतलब कितना नाजुक होता है, तो भाई वो हड्डी में तो रहेगा ही रहेगा, तो उसका क्या नाम रहता है, प्रामस्तिष्क, क्रेनियम, मेडुला ऑब्लांगेटा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्रेनियम हो जाएगा। क्रेनियम इज राइट आंसर। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्रेनियम कहते हैं, ठीक है ना। क्रेनियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा या तिल्ली, अग्नाशय ग्रंथि को, थाइमस ग्रंथि को, लार ग्रंथि को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका प्लीहा या तिल्ली हो जाएगा। प्लीहा या तिल्ली इज राइट आंसर। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा या तिल्ली को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव का स्वर यंत्र है, मानव का स्वर यंत्र कौन सा है, ग्रसनी, कंठ, ग्रास नली, श्वास नली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कंठ हो जाएगा, ठीक ना। कंठ इज राइट आंसर। मानव का स्वर यंत्र है, तो इसका राइट आंसर कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, सितार, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन और विद्युत सेल। सितार हो जाएगा। सितार इज राइट आंसर। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा यंत्र है, तो सितार हो जाएगा, ठीक ना। और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा यंत्र है, ये आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक ना। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा यंत्र है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा यंत्र है, तो ये जो सितार है ना, तो सितार आप सभी लोगों को पता होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अब ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH, KOH, NaHCO3, N2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3 इज राइट आंसर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशेदार प्रोटीन है। रेशेदार प्रोटीन कौन सा है, प्रोलामीन, एल्बुमिन, कोलेजन और कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कोलेजन हो जाएगा। कोलेजन इज राइट आंसर। रेशेदार प्रोटीन है तो कोलेजन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका है। सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा,
माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ठीक है ना। संजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका बोला जा रहा है। अगर बोला जाता कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो वो माइकोप्लाज्मा हो जाता। अगर बोला जाता कि सजीव जगत के सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाता। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ठीक है ना। तीनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, लंबा कोशिका मतलब आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवेश किस प्रकार की राशि है? तो आवेश किस प्रकार की राशि है? अदिश, अदिश दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अदिश नहीं रहेगा, ठीक है ना, एक जगह सदिश रहेगा। तो आवेश किस प्रकार की राशि है? इसका राइट आंसर अदिश हो जाएगा। अदिश इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न है और यहाँ 31वां प्रश्न है कि 1, 9, 25, 49 और यहाँ क्वेश्चन मार्क और 121 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिमाग लगाओ, ठीक है ना। यहाँ पर 1 दिया है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद से 9 दिया है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद से 25 दिया है, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद से 49 दिया है, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। तो आगे क्या होना चाहिए? ये यहाँ आगे आपका 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है? मतलब 1 के बाद 3 आ जा रहा है, 2 का गैप है। 3 के बाद 5 आ जा रहा है, 2 का गैप है। और 5 के बाद 7 आ जा रहा है, 2 का गैप है। तो 7 के बाद 9 आ जाएगा, 2 का गैप कर देंगे तो 9 का आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा। 81 इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि इतना को 9 लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या किया गया है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ए कितना नंबर पर आता है? ए आपका 1 नंबर पर आता है। ई आपका 5 नंबर पर आता है। सी आपका 3 नंबर पर आता है। तो 5, 1, 6 और 3, 9। तो यहाँ पर 9 लिख दिया गया है। मतलब जो अक्षर जितना नंबर पर है वही लिख दिया गया है। यहाँ पर के कितना नंबर पर आता है? के आपका 11 नंबर पर आता है, ठीक है ना। यल कितना नंबर पर आता है? यल आपका 12 नंबर पर आता है। और पी कितना नंबर पर आता है? पी आपका 16 नंबर पर आता है। तो तीनों को जोड़ देते हैं। एक आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2, 1, 3 और 3 और 6, 9। उसके बाद से 1, 1, 2 और 3 है। तो कितना हो जा रहा है? आपका 3 हो जा रहा है, ठीक है ना। 39 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न है ए, जेड, सी, एक्स, एफ, यू छूटे हुए पद को ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है। ए का उल्टा जेड होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, एफ का उल्टा यू होता है। तो आगे क्या होगा? आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ए लिखा गया है। ए 1 नंबर पर आता है। सी कितना नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। और एफ आपका 6 नंबर पर आता है। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? ए का मतलब 1 के बाद आपका 3 देखने को मिल जा रहा है और 3 के बाद आपका 6 देखने को मिल जा रहा है। तो कितने कितने का गैप है? आपका 1 के बाद 2 का गैप है, फिर यहाँ पर 3 का गैप है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 2 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है। तो आगे कितना गैप हो सकता है? आगे आपका 4 का गैप होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है। तो आगे आपका 4 का गैप होगा। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? जे आता है। और जे का उल्टा क्या हो जाएगा? जे का उल्टा क्यूब हो जाएगा। जैक और क्वीन, ठीक है ना। तो जे का उल्टा क्यूब हो जाएगा। तो जे और क्यू इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोची, जूता, बढ़ई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोची, उसके बाद जूता, उसके बाद बढ़ई। लोहा, फर्नीचर, चित्र और कपड़े। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जिस तरह मोची का संबंध जूता से है उसी तरह से फर्नीचर का संबंध बढ़ई से है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर फर्नीचर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि उस, यहाँ पर उस रहेगा, ठीक है ना। उस जोड़ी को यहाँ पर चुने रहेगा, छूने नहीं रहेगा। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। उस जोड़ी को चुने जिसमें शब्द बाकी से अलग तरीके से संबंधित है। कहने का यही मतलब है कि उस शब्द को चुने जो सबसे अलग है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये तीनों के तीनों
मतलब सीधा सीधा दिख रहे हैं और छेनी और सैनिक में कोई तालमेल नहीं मिल रहा है। तो ये बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर छेनी और सैनिक हो जाएगा। यहाँ पर AK-47 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और जितना भी भाई मेरे एप्लीकेशन में परचेज कर लियो ना, तो मेरे भाई आप लोग अपने दोस्तों को भी बताओ यार कि यहाँ से पूरा का पूरा वो सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो अग्निवीर के पेपर में पूछा जा सकता है, जिससे आप लोगों के दोस्तों को भी मतलब पता चल सके कि हाँ नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन में मतलब इस तरह का क्वेश्चन डाला गया है, इस तरह का प्रश्न डाला गया है। आप लोग बताओगे तभी ना दूसरे को पता चलेगा। तो आप लोग बताओ मेरे भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।